जय हिंद साथियों। आज से हम लोग क्लास 10 की साइंस का कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे हम बोर्ड एग्जाम में अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो आज हमारी पहली क्लास होगी, जिसमें हम लोग साइंस में जो 4 चैप्टर्स फिजिक्स के हैं उन चारों चैप्टर्स के फार्मूले कवर करेंगे। क्योंकि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो पेपर हमारा आता है उस पेपर में थ्योरी भी पूछी जाती है और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम तभी कर सकते हैं जब हमको फार्मूले आते होंगे। इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, सारे फार्मूले कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें सबसे पहला फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसमें हम लिखेंगे दर्पण की फोकस दूरी यानी f, दर्पण की फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या यानी r की आधी होती है। अतः f बराबर r/2। ठीक है, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। इसी को अगर हम ये दो तिरछा गुणा कर दें तो ये बन जाएगा r बराबर 2f। तो f बराबर r/2 लिखिए या फिर r बराबर 2f लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। ये पहला फार्मूला है। हम दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे, दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ लेंगे कि लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, मतलब दर्पण और लेंस दोनों की फोकस दूरी का फार्मूला हमें एक साथ में पढ़ लेना है। ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण के लिए होता है। तो लेंस के लिए होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, मतलब दर्पण में यहाँ पे प्लस होता है और लेंस में यहाँ पे माइनस होता है, बाकी सब कुछ सेम है दोनों में। हम आगे लिखेंगे जहां f है फोकस दूरी है, u है वस्तु की दूरी और v है प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हो गए। इसमें पहला फार्मूला यहाँ पे हम लिख लेंगे, r क्या है, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे f आपका हो जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी और r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये दो पहले चैप्टर के फार्मूले हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको लिखिए, फिर हम अगला फार्मूला देखते हैं। चलिए, अब हमारा अगला फार्मूला होगा आवर्धन का। आवर्धन या फिर इसी को रेखीय आवर्धन कहा जाता है, मतलब चाहे केवल आवर्धन कहें या फिर रेखीय आवर्धन कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तो हम लिखेंगे स्मॉल m। अब आवर्धन जो होता है वो दर्पण में भी होता है और लेंस में भी होता है, तो हम दोनों के लिए फार्मूला पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे दर्पण के लिए और यहाँ पे लिखेंगे लेंस के लिए।
ठीक, ये दर्पण के लिए, ये लेंस के लिए। अब चूंकि इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करके हम लिखेंगे स्मॉल एम बराबर एक होता है एच डैश अपॉन एच, इसको मानेंगे समीकरण एक। फिर एक और बनता है स्मॉल एम बराबर माइनस वी अपॉन यू, मतलब ये जो है ये लंबाई के पदों में है और ये दूरी के पदों में है। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण दो। अब इन दोनों की जब तुलना करेंगे, इसको अगर ध्यान से आप देखें तो ये भी एम की वैल्यू है और ये भी एम की वैल्यू है, तो जब दोनों की तुलना करेंगे तो बन के आएगा एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी बटे यू। ये हो गया मेन फार्मूला आवर्धन का, किसके लिए, दर्पण के लिए। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका हम लिखेंगे तो ये भी होगा m बराबर एच डैश अपॉन एच, इसको भी मान लेंगे समीकरण एक, और फिर लिखेंगे m बराबर v अपॉन यू, इसको मान लेंगे समीकरण दो। फिर से जब दोनों की तुलना करेंगे समीकरणों की तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा h डैश अपॉन एच बराबर v अपॉन यू। ठीक, तो ये दर्पण ये लेंस, दोनों में क्या फर्क समझ में आया आपको, दर्पण में यहाँ पे माइनस और लेंस में यहाँ पे प्लस, बाकी सब कुछ सेम। अब यहाँ पे चार चीजें हैं, एच डैश एच वी और यू, तो हम लिखेंगे कौन सी चीज क्या है, तो लिखेंगे जहां जहां एच है वस्तु की लंबाई, एच क्या है वस्तु की लंबाई, एच डैश है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, यू है वस्तु की दूरी और v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये नोट करिए आप। चलिए, नोट हो गया। अब हम लिखेंगे आवर्धन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, आवर्धन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। ये जो लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यहाँ से सवाल अक्सर पूछा ही जाता है, हर बार एक सवाल आता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अभी बताएंगे यहाँ पे सवाल कैसे पूछा जाता है। आवर्धन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, अब यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे ऐसे, इस तरह से, एक मिनट, यहाँ पे बनाते ये ऐसे, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे ऐसे, एक कॉलम बनाएंगे, इसमें लिखेंगे m के विभिन्न मान, m के विभिन्न मान, मतलब m के अलग अलग मानों के लिए ये टेबल है। ठीक है, अब फिर यहाँ बीच से एक लाइन खींचेंगे, दो कॉलम बन जाएंगे, फिर इसमें तीन ऐसे ये बनाने हैं वर्टिकल मान। यहाँ पे लिखेंगे m बराबर एक, यहाँ पे लिखेंगे m इज ग्रेटर देन वन, यहाँ लिखेंगे m इज लेस देन वन। मतलब कुल तीन कंडीशन बनती हैं जब m का मान एक हो, एक से बड़ा हो और एक से छोटा हो। तो यदि m का मान एक है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इससे निष्कर्ष निकलेगा कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, मतलब जितनी लंबी वस्तु होगी उतना ही लंबा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कब, जब m का मान एक आएगा। इसी प्रकार m का मान अब एक से बड़ा है, तो अगर m का मान एक से बड़ा हो गया तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, और इसमें क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, अभी कुछ और पॉइंट्स बता दें, उसके बाद वो सवाल हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट है। अब इसमें दो बातें हमें याद रखनी है, नोट डाल के यहाँ पे लिख लीजिए कि यदि आवर्धन का मान, यदि आवर्धन का मान, या फिर ऐसे लिख लेंगे इसको कि यदि
बना हुआ प्रतिबिंब, यदि बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक है, तब आवर्धन धनात्मक नहीं ऋणात्मक होगा, तब आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, तब आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा। मतलब अगर सवाल में कहा जाए कि एक बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक है, तो अगर प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, तो उसके लिए आवर्धन का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, मतलब नेगेटिव मान लेना है उसका। और इसी प्रकार यदि कह दिया जाए कि प्रतिबिंब जो है आभासी है, यदि प्रतिबिंब आभासी हो, यदि प्रतिबिंब आभासी हो, तब आवर्धन का मान धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। न्यूमेरिकल लगाते समय ये पॉइंट्स काम आएंगे, तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम कुछ और पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पणों के लिए आवर्धन क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे पास दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, बात सबको पता है। एक होता है गोली दर्पण, फिर एक होता है समतल दर्पण, और उसके बाद फिर गोली दर्पण को 2 भागों में बांट देते हैं। तो इस तरह से दर्पण कुल 3 हो जाते हैं। तो उन तीनों दर्पणों के लिए आवर्धन के मान क्या क्या होते हैं वो हमको देखना है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, दर्पणों के लिए आवर्धन के मान, दर्पणों के लिए आवर्धन के मान। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे समतल दर्पण के लिए। समतल दर्पण के लिए, ठीक है, तो इसमें लिखना है कि इसका आवर्धन हमेशा धनात्मक 1 होता है, हमेशा धनात्मक 1 होता है। ठीक है, मतलब इसमें 2 पॉइंट्स हैं कि पहली बात इसका आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा, और दूसरी बात वो क्या होगा, पूरा 1 होगा। तो अगर आवर्धन 1 है तो हम यहाँ से देखें अगर कि आवर्धन जब 1 होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के बराबर। ठीक, तो इससे हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर आकार का होता है। मतलब जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और दूसरी बात ये क्या है, धनात्मक, अगर धनात्मक है आवर्धन तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, है ना। तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु का आवर्धन धनात्मक 1 हो तो इसका क्या तात्पर्य है। आवर्धन यदि धनात्मक 1 हो तो इसका क्या तात्पर्य है। तो धनात्मक होने से क्या निष्कर्ष निकला कि प्रतिबिंब आभासी होगा, और 1 होने से क्या निष्कर्ष निकला कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। तो हम कह देंगे कि बना हुआ प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु की लंबाई के बराबर होगा, यही इसका निष्कर्ष है। ठीक है, तो ये पेपर में पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए इसमें लिखेंगे इसका आवर्धन हमेशा धनात्मक एवं 1 से कम होता है, धनात्मक एवं 1 से कम होता है। ठीक है, और तीसरा है क्या, समतल हो गया, उत्तल हो गया, आप लिखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट कि इसका आवर्धन इसका आवर्धन 1 के बराबर 1 से कम एवं 1 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तीनों कंडीशन बन जाती हैं कि आवर्धन 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। और दूसरा पॉइंट इसमें आपको लिखना है कि इसका आवर्धन
इसका आवर्धन धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और ये याद रखने हैं। ये पूरी बात नोट करिए, फिर अगला फार्मूला हम पढ़ते हैं। चलिए, हो गया। तो हमने आवर्धन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम अगले फार्मूले पे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण तथा लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। जब तक आपको चिन्ह परिपाटी नहीं आती है तब तक आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए चिन्ह परिपाटी आपको पता होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे दर्पण एवं लेंस के लिए, दर्पण एवं लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, दर्पण एवं लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। ये क्या होती है, जो पहला पॉइंट लिखिए कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी u का मान, वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित किया जाता है ना, तो u का मान, u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होता है। मतलब जब u का मान रखना होगा सवाल हल करते समय, तो वहां पे u का मान कैसे रखेंगे, माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक वस्तु है जो दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है, तो वस्तु की दूरी थी गई 15 सेंटीमीटर, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, हम वहां पे लिखेंगे कि u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो मतलब u का जो भी मान हमें रखना है वो क्या रखना है, हमेशा माइनस चिन्ह के साथ रखना है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं अवतल लेंस, अवतल दर्पण एवं अवतल लेंस की फोकस दूरी, की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी इसके लिए f का मान क्या होगा, f का मान होगा नेगेटिव। ठीक, जब बात हो रही होगी अवतल की, चाहे फिर अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो इसकी फोकस दूरी हमें कैसे लेना है, माइनस चिन्ह के साथ लेनी है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस की फोकस दूरी, की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। अर्थात इसके लिए क्या हो जाएगा, f की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, ये 3 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, तो हमने u का मान देख लिया कि कैसा होता है और f का मान हमने देख लिया। अब बात आती है कि सर v का मान क्या होगा। तो इसमें हम ये देखेंगे कि मतलब जो v का मान होता है, अक्सर सवाल में उसकी वैल्यू निकालनी होती है, वो दी नहीं गई होती। तो जब v का मान निकालेंगे तो वो या तो प्लस का निकल के आएगा या तो माइनस का निकल के आएगा। तो जब प्लस का निकल के आएगा तो उससे कुछ और निष्कर्ष निकालेंगे, और माइनस का निकलेगा तो उससे कुछ और निष्कर्ष निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v का मान, v का मान ऐसे यहाँ पे लिखो बीच में, v का मान, और फिर यहाँ पे ऐसे बनाना है, इसके 2 ब्रांच बनाने हैं ऐसे। एक हम लिखेंगे दर्पण के लिए और एक हम लिखेंगे लेंस के लिए, दर्पण के लिए। यहाँ पहले दर्पण के लिए लिखेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, यदि v का मान धनात्मक हो, यदि v का मान क्या हो, धनात्मक हो, मतलब जब v निकालेंगे अगर वो धनात्मक यानी पॉजिटिव निकल के आता है किसके लिए, दर्पण के लिए, तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब आभासी होगा। तब प्रतिबिंब
प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। और यदि v का मान क्या निकल के आ जाए? नेगेटिव। यदि v का मान ऋणात्मक हो, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव हो, तब प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी नहीं वास्तविक होगा। तब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक, ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सवाल हल करते हैं तो सवाल में आपसे एक बात पूछी जाती है कि बने हुए प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। जब हम प्रकृति बताते हैं तो हमको यही बात बतानी पड़ती है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा। तो हमें कैसे पहचानेंगे? ये बात यहीं से पहचानने हमको आएगी कि हम जब v का मान निकालेंगे, मान लीजिए वो v का मान कैसा निकल के आया? v का मान जो निकल के आ गया धनात्मक आया, यानी पॉजिटिव का आया, तो हम कह देंगे प्रतिबिंब आभासी होगा। और यदि v का मान नेगेटिव आ गया तो हम कह देंगे प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है, तो प्रकृति पहचानने में बात आपकी सहायता करेगी। अब लेंस के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे लेंस के लिए, लेंस में इसका उल्टा होता है। इसमें पहला पॉइंट लिखना है कि यदि v का मान धनात्मक हो, यदि v का मान धनात्मक हो तब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तब प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक, और दूसरा पॉइंट है कि यदि v का मान ऋणात्मक हो, यदि v का मान ऋणात्मक हो तब प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा। तब प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट इसके लिए, पॉइंट इसके लिए। तो ये इसको हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। ठीक है, ये नोट करिए अपनी कॉपी में। हो गया? चलिए, तो हमने दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, दर्पण और लेंस दोनों के लिए पढ़ ली हमने। फोकस दूरी की व्यंजक, हमने आवर्धक पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है लेंस की क्षमता क्या होती है। क्षमता से भी सवाल अक्सर पेपर में आता ही है, एक सवाल। ठीक है, अभी कैसे सवाल आएंगे वो हम बताएंगे आगे आपको, लेकिन क्षमता बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये भी लिखेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का सूत्र, लेंस की क्षमता का सूत्र। ठीक, क्षमता को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर हो जाएगा, P बराबर 1/F। ठीक है, लेकिन एक बात है कि अगर ऊपर 1 लिखा हुआ है तो F को जो हमें लेना होता है वो मीटर में लेना होता है। ठीक है, F को किस में लेंगे? मीटर में। कब? अगर ऊपर 1 लिख के चल रहे हैं तब। लेकिन हमें पता है कि जो हम सवाल दिया होता है पेपर में या आपकी किताब में, उसमें F का मान किस में दिया होता है? सेंटीमीटर में। तो अगर F का मान सेंटीमीटर में होता है तो ऊपर वाले को भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो बन जाएगा ऊपर क्या? 100 और नीचे आ जाएगा F। अब एक इसमें आ जाएगा, अब आ जाएगा सेंटीमीटर में। यानी P का फार्मूला आपको याद रखना है, P बराबर 100/F, और एक इसमें रखना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये है शक्ति का, सॉरी शक्ति नहीं, क्षमता का फार्मूला। कभी कभी आपसे लेंस की क्षमता का मात्रक पूछ लिया जाता है, तो इसका जो मात्रक होता है किसका? P का। P का मात्रक, P का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर, इसको हम लोग कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना, ये है क्षमता का फार्मूला। अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स और देखने हैं कि जो क्षमताएं होती हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस की, इनकी क्षमताएं क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात हमको लिखना है कि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, इसका एक और नाम होता है, आप लोगों को अगर ये पता हो तो बताइए कि अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं।
तो अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को हम क्या नाम से देते हैं, अपसारी लेंस। ठीक है, और इसकी जो क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता यानी पी का मान क्या होता है, इसके लिए ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, यानी अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं और इसकी क्षमता कैसी होगी, ऋणात्मक, यानी पी का मान माइनस का होगा। इसी तरह जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस। और इसकी क्षमता क्या होती है, इसकी क्षमता यानी इसके लिए पी का मान क्या होता है, वो होता है धनात्मक, धनात्मक होती है। ठीक, तो ये दो पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं कि अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं, अभिसारी नाम से, इसकी क्षमता ऋणात्मक, और उत्तल लेंस को अवतल लेंस को अपसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी, इसकी क्षमता धनात्मक, इसकी क्षमता ऋणात्मक। ये बात हो गई। चलिए नोट करिए इसको, हो गया इतना। अच्छा, अब कभी कभी यहीं से एक सवाल और बना देता है पेपर वाला, एग्जामिनर में, मतलब पेपर जो होता है वो पूछेगा कि हमारे पास एक संयुक्त लेंस है। ठीक है, संयुक्त लेंस पहले आपको समझा देते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास दो लेंस हैं, ये एक हो गया उत्तल लेंस और मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, अवतल लेंस। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस और इसी के ठीक बगल में इससे बिल्कुल सटा करके ऐसे रख दिया जाता है अवतल लेंस, ये एक अवतल लेंस। ठीक है, तो ये इधर रहा उत्तल लेंस, ये इधर रहा अवतल लेंस, इन दोनों को ऐसे बिल्कुल पास पास सटा के रख दिया गया। मान लीजिए इसको हमने L1 कह दिया, मतलब इसको हमने L2 कह दिया। तो जब ये दोनों लेंस बिल्कुल पास पास ऐसे सटा के रख दिए जाते हैं, तब ये एक ही लेंस की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, और इसी लेंस को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे संयुक्त लेंस। ठीक, इसे हम कहेंगे संयुक्त लेंस, संयुक्त लेंस। तो कभी कभी सवाल में पूछा जाता है कि हमारे पास दो लेंस है जिनकी क्षमताएं कौन सा, मान लीजिए P1 और P2 हैं, तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। तो हम यही फार्मूला पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखिए संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की, संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र। तो हम लिखेंगे माना पहले लेंस की क्षमता, माना पहले लेंस की क्षमता P1 एवं दूसरे लेंस की क्षमता, एवं दूसरे लेंस की क्षमता P2 हो, तब संयुक्त लेंस की क्षमता, तब संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। मतलब क्या करनी है कि दोनों अलग अलग जो लेंस हैं उन दोनों की क्षमताओं को जब हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमको मिल जाएगी संयुक्त लेंस की क्षमता। ठीक है, तो ये तो क्षमता निकाल लिए। अब यहीं से आपसे पूछ सकता है कि ये संयुक्त लेंस जो बना है, इस लेंस की आपकी बता दीजिए फोकस दूरी क्या होगी। तो हम लिखेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। इस फार्मूले पे सवाल इस बार पूरी की पूरी उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा संयुक्त लेंस से। ठीक है, तो इस फार्मूले पे आपको सवाल की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, हम करवाएंगे उसको। खैर, तो हमको देखो क्या निकालनी है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी निकालनी है। तो क्षमता तो मिल ही गई, तो हम लिखेंगे F बराबर 1/P। ठीक है, और जहाँ P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा P1 प्लस का P2। तो ये यहाँ से हम निकाल लेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात आपको बता दें कि मतलब हम लोग अंशांक की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, इस अंशांक की प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि मतलब फिजिक्स में, फिजिक्स क्या है समझो, पूरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, सर ये वाला पूछा जा सकता है, तो हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज कवर करेंगे, मतलब आपको करवाएंगे
तो आपको ये करते रहना है और साथ साथ वो वाली क्लास भी देखनी है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने की इनकी संभावना है। तो अगर आप इसको और उसको दोनों कर लेते हैं तो आपको साइंस कहीं और से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप 100% साइंस में टॉप करेंगे। ठीक है, तो आपको ये 2 क्लासेस देखनी है, बाकी और कहीं से आप साइंस मत पढ़िए, आप यहाँ से अच्छे से कवर कर लेंगे। चलिए लिख गया। तो हमने क्या पढ़ ली, लेंस की क्षमता। अब 2-3 छोटे छोटे फार्मूले और बचे हैं। अगला फार्मूला है निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल एवं माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, ये फार्मूला, इस फार्मूले से भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो ये फार्मूला होता है N बराबर C/V। ये संबंध है जहां C क्या है, ये है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। और C का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, C का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये C की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। N क्या है, N है अपवर्तनांक, है। ठीक है, और V क्या है, V है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम का मतलब होता है कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि कोई प्रकाश किरण है वो वायु से जा रही है कांच में, या फिर वायु से जा रही है पानी में, है ना। तो ये जो पानी या कांच दिया जाएगा वो माध्यम का कार्य करेगा। माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये हमारा हो गया अगला फार्मूला। इसी के साथ साथ हमको एक फार्मूला अब देखना है, माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। अगला फार्मूला है माध्यम के अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक, माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध ये होता है N बराबर 1/sin C। N बराबर 1/sin C, जहां N है अपवर्तनांक और C क्या है, C है क्रांतिक कोण। ठीक है, C क्या है, क्रांतिक कोण है। तो ये संबंध होता है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में। अरे एक छोटा सा फार्मूला और बचा है इस चैप्टर का जिसे हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्नेल का नियम। ये क्या होता है, ये होता है 1n2, ऐसे लिखा जाता है 1n2 बराबर sin I बटे sin R। 1n2 बराबर sin I बटे sin R, जहां 1n2 क्या है, यह है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, और C क्या है, C है क्रांतिक कोण, सॉरी C यहाँ पे कहा, I है आपतन कोण और R है अपवर्तन कोण। ठीक, तो ये हो गए इस चैप्टर के सारे फार्मूले हमने कवर कर लिए। इन फार्मूलों को आपको अच्छे से लिखना है, एक नोट बना करके, और आपको रिवाइज करना है। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट चैप्टर बचे हुए हैं उन सारे चैप्टर्स के फार्मूले एक क्लास में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा थोड़ा लंबा था तो इसमें ज़्यादा फार्मूले होते हैं। इसके बाद वाले जो चैप्टर हैं वो विद्युत में थोड़ा ज़्यादा फार्मूला है। उसके बाद जो मानव नेत्र है उसमें तो कोई फार्मूला हमको लिखना ही नहीं है, क्योंकि मानव नेत्र में लेंस यूज होता है और लेंस का फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, तो
तो ये मान के चलिए कि हमको विद्युत के फार्मूले पढ़ने हैं और उसके बाद एक जो चैप्टर बचेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसमें 2-3 फार्मूले हैं। तो एक क्लास में हम सारे फार्मूले और कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।